नमस्कार। आज हम जा रहे हैं सीधे 19वीं सदी के भारत में। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख और शोध हैं। ये उस दौर की कहानी बताते हैं जो भारतीय समाज में ना बदलाव की एक जबरदस्त लहर उठी थी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए इस उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये वो समय था जब ब्रिटिश राज तो था ही, पर भारतीय समाज भी अंदर से कई मुश्किलों से जूझ रहा था। जैसे वो सती प्रथा थी, बाल विवाह, जाति का कठोर बंधन और महिलाओं की हालत तो बहुत ही खराब थी। तो इसी माहौल में जब पश्चिमी शिक्षा आई, नए विचार आए, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई अब तो बदलाव चाहिए। सही। तो चलिए इन्हीं स्रोतों से देखते हैं कि आखिर ये सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए, इनके पीछे क्या सोच काम कर रही थी, और सबसे जरूरी कि इन्होंने भारत पर कैसा असर डाला। तो पहला सवाल तो यही है, सुधार की जरूरत महसूसी क्यों हुई? देखिए, वजहें तो कई थीं। एक तो ब्रिटिश शासन का अपना एक असर था, बड़ा मिला जुला सा। उसने कुछ पुरानी चीजें तोड़ी पर नई दिक्कतें भी पैदा की। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा अहम थी समाज की अपनी अंदरूनी कमजोरियां, जैसे धार्मिक कट्टरता, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां, और फिर जैसा मैंने कहा पश्चिमी शिक्षा आई, तो उसके साथ तर्कवाद रैशनलिज्म और मानवतावाद ह्यूमैनिज्म जैसे नए विचार भी आए। अच्छा, ये तर्कवाद ये कैसे काम कर रहा था उस वक्त? क्या मतलब था इसका? सीधा था कि अब लोग सिर्फ इसलिए कोई बात क्यों माने कि वो सदियों से चली आ रही है। राजा राम मोहन रॉय या फिर अक्षय कुमार दत्त जैसे जो विचारक थे, उन्होंने आवाज उठाई, कहा कि भाई हर रीति रिवाज को, हर परंपरा को तर्क की कसौटी पर परखो, देखो कि क्या ये आज के समय में सही है। क्या ये इंसान की भलाई के लिए है? बिल्कुल। और इसी तरह मानवतावाद ने कहा कि देखो, कर्मकांड वगैरह से ऊपर है इंसान की गरिमा, उसकी भलाई। और इन विचारों को आगे कौन ले जा रहा था? जाहिर है शुरुआत में आम लोग तो नहीं होंगे। नहीं, ज्यादातर ये शहरों में रहने वाला पश्चिमी शिक्षा पाया हुआ नया मध्य वर्ग था, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक। लेकिन एक दिलचस्प बात है, सुधार के दो रास्ते दिखते हैं। दो रास्ते? एक थे सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट, जैसे ब्रह्म समाज। ये चाहते थे कि मौजूदा धर्म और समाज में ही सुधार लाया जाए। और दूसरे थे पुनरुत्थानवादी, रिवाइवलिस्ट, जैसे आर्य समाज। इनका कहना था कि हमें अपने धर्म की पुरानी जो शुद्ध जड़ें हैं उधर लौटना चाहिए। ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा महिलाओं की स्थिति पर आते हैं। आपने जिक्र किया सती प्रथा का। ये जानना भी अजीब लगता है कि 19वीं सदी तक ये सब था। तो क्या खास कदम उठाए गए? स्रोतों में कई नाम हैं, कानून हैं। कोशिशें तो बहुत हुई। देखिए, राजा राममोहन रॉय के प्रयासों से सती प्रथा का बंद होना 1829, ये तो एक मील का पत्थर था। पर जरा ईश्वरचंद विद्यासागर के संघर्ष के बारे में सोचिए। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाना 1856 क्या विद्यासागर ने किया, और बाद में डी.के. कर्वे ने तो पुणे में बाकायदा महिला विश्वविद्यालय 1916 खोल दिया। वाह! तो ये दिखाता है कि सोच बदल रही थी, धीरे धीरे ही सही। और पंडिता रमाबाई जैसी महिलाओं ने खुद आगे आकर आर्य महिला समाज जैसे संगठन बनाए। यानी सिर्फ कानून नहीं, शिक्षा और संगठन भी। लेकिन एक और बड़ी खाई थी समाज में, जाति व्यवस्था की, अस्पृश्यता। उससे कैसे निपटा गया? जाति व्यवस्था पर चोट कई तरफ से हुई। कुछ तो देखो, ब्रिटिश कानूनों का अप्रत्यक्ष असर था, जैसे कानून के सामने सब बराबर। शहरों में वैसे भी जाति के बंधन कुछ ढीले पड़ते हैं, पर असली लड़ाई तो लड़ी समाज सुधारकों ने, और खुद दलित समाज से जो नेता उभरे उन्होंने। जैसे ज्योतिबा फुले? बिल्कुल। ज्योतिबा फुले ने पुणे में पिछड़ी जातियों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले, सत्यशोधक समाज बनाया। उनका मकसद ही था ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना। और डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र तो जरूरी है यहाँ। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बनाई, दलितों को संगठित किया, उनके अधिकारों के लिए लड़े। उनका वो 1927 का महाड़ सत्याग्रह याद है। वो सिर्फ पानी के लिए नहीं था, वो बराबरी का दावा था सार्वजनिक जगहों पर। सही कहा। इसी तरह केरल में श्री नारायण गुरु का SNDP आंदोलन था। उनका नारा था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। दक्षिण में पेरियार EV रामास्वामी नायकर का आत्मसम्मान आंदोलन भी बहुत अहम था। ये सब जाति तोड़ने की कोशिशें थीं। इन बड़े मुद्दों के अलावा स्रोतों में और भी कई आंदोलनों का जिक्र है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़, देवबंद।
संक्षेप में इनके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। ब्रह्म समाज, जैसा कहा, राजा राम मोहन रॉय का था, एकेश्वरवाद, तर्क पर जोर। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, ये पुनरुत्थानवादी थे। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, व्यवहारिक वेदांत, मतलब मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। फिर सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, जो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा लाने पर केंद्रित था। और देवबंद आंदोलन, जो इस्लामी शिक्षा को बनाए रखते हुए विदेशी शासन का विरोध कर रहा था। तो अगर इन सभी आंदोलनों का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? इनका कुल मिला के असर क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा असर तो शायद ये हुआ कि इन्होंने व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, सदियों पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों से आजाद होने में मदद की। तर्क से सोचने, धर्म को निजी आस्था का विषय मानने की सोच को बल मिला। और कहीं ना कहीं इसने भारत में एक राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम भी किया। मतलब आधुनिक भारत की नींव रखने में इन आंदोलनों का बड़ा हाथ था। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही था? क्या कोई आलोचना भी है इन आंदोलनों की? स्रोतों में कुछ इशारा है इस तरफ? हाँ, वो भी है। ये मानना पड़ेगा कि ज्यादातर आंदोलन शहरों और पढ़े लिखे वर्ग तक ही सिमट के रहे। गांव देहात तक इनकी पहुंच उतनी नहीं हो पाई। और कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि अपने धर्म या अपने अतीत को बहुत महान बताने की धुन में, अनजाने में ही सही, दूसरे समुदायों से एक दूरी सी बन गई। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है, जिसका इशारा हमारे स्रोतों में भी मिलता है, कि क्या इन सुधार आंदोलनों ने जहां एक तरफ लोगों को जगाया, राष्ट्र के बारे में सोचने पर मजबूर किया, वहीं दूसरी तरफ अपनी अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान पर जरूरत से ज्यादा जोर देकर, अनजाने में ही सही, भारत की जो एक मिलीजुली संस्कृति थी, उसके रास्ते में कुछ रुकावटें भी खड़ी कर दी। और कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने शुरुआती सालों में काम किया। हाँ, और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद जो था वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक रिएक्शन भर नहीं था। अच्छा। कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। हाँ। मतलब जैसे लोगों को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा था कि देश में जो गरीबी है, हाँ। उसका असली कारण तो ये अंग्रेजी राज ही है। हाँ, और कमाल की बात यह है ना कि अंग्रेजों ने ही भारत को रेलवे से जोड़ा, टेलीग्राफ लाए जी, और अनजाने में इसी ने नेताओं को एक दूसरे से जुड़ने में मदद कर दी, राष्ट्रवाद फैलाने में। सही कहा। और साथ में वो पश्चिमी शिक्षा और जो विचार थे मिल्टन, रूसो वगैरह के, हाँ, इन्होंने भी एक नया नजरिया दिया सोचने का। और अंग्रेजी भाषा का क्या रोल था? मतलब वो तो शासकों की भाषा थी। हाँ, वही तो दिलचस्प है। वही अंग्रेजी भाषा पूरे भारत के पढ़े लिखे लोगों के बीच क्या कहते हैं, संपर्क का जरिया बन गई। और इसी के साथ प्रेस, साहित्य, इन्होंने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। अच्छा। और भारत के पुराने गौरव को याद दिलाया। इससे लोगों में एक आत्मविश्वास जागा। मैक्स मूलर जैसे विदेशी विद्वानों ने भी जब भारत के अतीत की तारीफ की तो उससे भी आत्मसम्मान बढ़ा। लेकिन अंग्रेजों की अपनी हरकतें, उनकी ज्यादतियों ने भी तो आग में घी का काम किया होगा, है ना? बिल्कुल किया। जैसे लॉर्ड लिटन की नीतियां थीं। हाँ, वो प्रेस पर सख्ती, हथियार रखने पर रोक। जी, इसीलिए उन्हें प्रतिक्रियावादी कहा गया। वो लोगों को दबाने वाली थीं। और फिर वो इल्बर्ट बिल वाला विवाद याद है? हाँ, बिल्कुल। जब भारतीय जज को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने से रोकने की कोशिश हुई, तब तो नस्ली भेदभाव बिल्कुल खुलकर सामने आ गया था। सही बात है। तो मतलब कांग्रेस एकदम से नहीं आई, उससे पहले भी कुछ चल रहा था। हाँ, कांग्रेस पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। उससे पहले भी कोशिशें हुई थीं। जैसे जमींदारों की लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी। अच्छा। पर वो थोड़ा मतलब अमीरों का संगठन था। बाद में कमान आई पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के हाथ में, वकील, पत्रकार, जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस की इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये एक बड़ा उदाहरण है। इन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा की उम्र घटाने जैसे मुद्दों पर पूरे देश में आवाज उठाई। ये अखिल भारतीय स्तर पर मुद्दे उठा रहे थे। तो ये संगठन एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर 1885 में एंट्री होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इसमें एक अंग्रेज अफसर का भी हाथ था, है ना? A.O. ह्यूम बने वोमेश चंद्र बैनर्जी। यहीं पर वो दो थ्योरीज आती है ना, सेफ्टी वाल्व और लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या था? हाँ, ये बड़ी मशहूर थ्योरीज हैं। एक तरफ सेफ्टी वॉल्व कि क्या ह्यूम अंग्रेजों के लिए भारतीयों का जो बढ़ता गुस्सा था उसे निकालने का एक सुरक्षित रास्ता बना रहे थे। और दूसरी तरफ लाइटनिंग कंडक्टर कि क्या भारतीय नेता ह्यूम का इस्तेमाल कर रहे थे
ताकि सरकार के सीधे हमले से बच सकें और एक राष्ट्रीय मंच खड़ा कर लें। अच्छा, तो शायद दोनों में ही कुछ सच्चाई हो सकता है, पर जो भी हो, कांग्रेस के शुरुआती लक्ष्य तो साफ थे। क्या थे वो? देखिए, देश भर के नेताओं को जोड़ना, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सरकार के सामने अपनी मांगे रखना। और यहीं से कांग्रेस का वो उदारवादी दौर शुरू होता है जो करीब 1905 तक चला। ये सब बड़े नाम इसी दौर के हैं। इनका तरीका क्या था? मतलब ये कैसे काम करते थे? इनका तरीका था संवैधानिक आंदोलन, मतलब कानून के दायरे में रहकर अर्जियों और याचिकाओं के जरिए बदलाव की मांग करना। इन्हें शुरुआत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर, आप कह सकते हैं, कुछ भरोसा भी था। और इनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? मैंने सुना है कुछ आर्थिक विश्लेषण के बारे में। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजी राज की आर्थिक पोल खोलना, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थियरी यानी धन निकासी का सिद्धांत। हाँ, ड्रेन थियरी। ये सिर्फ कोई हिसाब किताब नहीं था, ये पहली बार था जब किसी ने आंकड़ों के साथ ये दिखाया कि कैसे भारत का पैसा लगातार इंग्लैंड जा रहा है और असल में यही भारत की गरीबी की जड़ है। बाप रे, इसने तो अंग्रेजों की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर दिया होगा कि हम यहाँ भलाई करने आए हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत थी उस समय। और इसके अलावा और क्या मांगे थी इनकी? इसके अलावा उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषदों में ज्यादा भारतीयों को शामिल करने की मांग की, बजट पर बहस का अधिकार मांगा, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ज्यादा मौके देने की मांग की। अच्छा। 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, वो इनकी ही कोशिशों का एक छोटा सा नतीजा था, हालांकि वो नाकाफी था। उन्होंने बिना प्रतिनिधित्व के टैक्स नहीं जैसा नारा भी अपनाया। और प्रशासन में सुधार की भी बात करते थे लोग। जी, जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, मतलब जज और अफसर के काम को अलग रखना, और लोगों की भलाई यानी कल्याणकारी कामों पर ज्यादा खर्च करने की मांग भी ये लगातार उठाते रहे। और नागरिक अधिकार जैसे बोलने की आजादी वगैरह? हाँ, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी ये लड़े। भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो अगर हम उदारवादियों के काम का एक मूल्यांकन करें तो क्या कहेंगे, उनकी सफलताएं क्या थी? देखिए, उनकी बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, लोगों को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया और सबसे अहम, औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी चेहरे को उजागर किया। सही। भविष्य के जो बड़े आंदोलन हुए, उनकी एक ठोस वैचारिक और संगठनात्मक नींव इन्होंने ही रखी। लेकिन कुछ सीमाएं भी रही होंगी। हाँ, वो भी थी। जैसे उनका जो सामाजिक आधार था वो थोड़ा संकीर्ण था। मतलब? उनकी पहुंच ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही थी। अच्छा, आम जनता की भागीदारी कम थी मतलब? हाँ, आम किसान, मजदूर या महिलाएं वो सीधे तौर पर इस शुरुआती दौर के आंदोलन से ज्यादा नहीं जुड़े थे और उनकी मांगे भी सुधारों तक ही सीमित थीं। सीधे स्वराज या पूरी आजादी की मांग अभी उतनी मुखर नहीं थी। और सरकार का रवैया कैसा था कांग्रेस के प्रति शुरू से ही? सरकार का रवैया तो शुरू से ही, आप कह सकते हैं, शक और दुश्मनी वाला था। अच्छा। हाँ, लॉर्ड डफरिन ने तो कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था, यानी बहुत ही छोटे अल्पमत का संगठन। उसे कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी और आलोचना भी करते थे। बिल्कुल, देशद्रोही, ब्राह्मण और न जाने क्या क्या कहा गया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सर सैयद अहमद खान जैसे कुछ नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। नरमपंथियों और गरमपंथियों को लड़ाने की कोशिश की। लॉर्ड कर्जन का भी कुछ था ना? हाँ, लॉर्ड कर्जन ने तो खुलेआम कहा था कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि वो कांग्रेस को शांति से मरने में मदद करे। मतलब वो कांग्रेस को खत्म होते देखना चाहता था। तो कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि भारत में राष्ट्रवाद कई अलग अलग वजहों से, कई धाराओं के मिलने से बना। जी, कांग्रेस का बनना इसमें एक बहुत अहम मोड़ था। बिल्कुल। और जो शुरुआती उदारवादी नेता थे, भले ही उनकी पहुंच आम जनता तक सीधी न हो, लेकिन ड्रेन थ्योरी जैसे शक्तिशाली विचार देकर और एक संगठन खड़ा करके उन्होंने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए रास्ता साफ किया। हाँ, उन्होंने वो पहली मजबूत ईंटें रखी, आप कह सकते हैं, जिस पर आगे चलकर आजादी की पूरी इमारत खड़ी हुई। 20वीं सदी की शुरुआत के भारत पर एक नजर डालेंगे। वो समय जब ब्रिटिश राज को लेकर जो एक असंतोष सुलग रहा था, वो धीरे धीरे ज्यादा मुखर हो रहा था। हाँ बिल्कुल, मतलब जो पहले सिर्फ अर्जियां दी जाती थी, अब उससे आगे बढ़कर सीधी कार्रवाई की बातें होने लगी थी। एक बड़ा बदलाव था ये। और आज हमारे पास जो इतिहास के स्रोत है, उनसे हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे उग्र राष्ट्रवाद पनपा,
वो क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे शुरू हुईं। और फिर पहले विश्व युद्ध के समय का वो होम रूल आंदोलन। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर इन घटनाओं के पीछे के कारण, मुख्य लोग, उनके तरीके और उनके असर को गहराई से देखना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उग्र राष्ट्रवाद से, जो मोटे तौर पर 1905 से 1909 के बीच का दौर था। ये तेजी क्यों आई इस सोच में? देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तो लोगों को ये साफ दिखने लगा था कि ब्रिटिश राज का असली चेहरा क्या है, मतलब आर्थिक शोषण, फिर वो 1890 के दशक के अंत के अकाल, प्लेग। हाँ, वो भयानक दौर था, बिल्कुल। और ऊपर से सरकार नए नए कानून ला रही थी, आवाज दबाने वाले कानून, जैसे वो सेडिशन लॉ, आईपीसी 124A, फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला। हाँ, एक तरह से। इसी माहौल में तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने लोगों में एक नया आत्मविश्वास जगाया, आत्मसम्मान की भावना पैदा की। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी तो असर पड़ा होगा, जैसे वो जापान की रूस पर जीत हुई थी 1905 में। बहुत बड़ा असर। उसने इस सोच को तोड़ दिया कि यूरोप वाले अजेय हैं। भारतीयों में एक उम्मीद जगी कि हाँ, हम भी लड़ सकते हैं। और साथ ही स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे विचारक थे, जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाया। तो जो नरमपंथी थे, उनकी प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट वाली नीति, हाँ, वो अब लोगों को कमजोर लगने लगी। हाँ, उसे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति तक कहा जाने लगा। लोगों में गुस्सा था। और फिर लॉर्ड कर्जन आए अपनी नीतियों के साथ, हिंदू मुसलमान में बांटना। लेकिन हुआ उल्टा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, और इस आंदोलन ने संघर्ष के बिल्कुल नए तरीके सामने रखे। विदेशी कपड़ों, नमक, चीनी का बहिष्कार। अच्छा। हाँ, सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, स्वयंसेवी संगठन बने, जिन्हें समिति कहते थे। तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों का इस्तेमाल किया लोगों को जोड़ने के लिए। हाँ, ये बहुत अनोखा तरीका था। फिर आत्मशक्ति यानी आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्कूल, कॉलेज खुले, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज। स्वदेशी उद्योग लगे, जैसे वो वीओ चिदम्बरम पिल्लई की स्टीमर कंपनी थी। बिल्कुल। और कला, साहित्य, संगीत, हर तरफ स्वदेशी की गूंज थी। टैगोर का आमार सुनार बांग्ला इसी समय लिखा गया। लेकिन ये आंदोलन कितना फैला? क्या सब लोग जुड़े इससे? देखिए, छात्र खूब जुड़े, शहरी मध्य वर्ग की महिलाएं भी आगे आईं, लेकिन मजदूर वर्ग की भागीदारी थोड़ी सीमित रही। और मुस्लिम समुदाय काफी हद तक इससे अलग रहा। क्यों? उसके पीछे सरकारी नीतियां भी थीं, और शायद आंदोलन में कुछ हिंदू प्रतीकों के इस्तेमाल से भी वो असहज हुए। खैर, आंदोलन का दबाव इतना बना कि 1911 में विभाजन रद्द करना पड़ा। लेकिन तब तक कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी 1907 सूरत में। हाँ, नरम दल और गरम दल के बीच आंदोलन के तरीकों और उसके फैलाव को लेकर मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। और सरकार क्या कर रही थी? वो बस देख रही थी? नहीं, सरकार अपनी चाल चल रही थी। वो लाए मॉर्लेमेंटो सुधार 1909 में। ये उनकी कैरेट एंड स्टिक यानी गाजर और छड़ी वाली नीति थी। मतलब नरमपंथियों को थोड़ी रियायतें देकर खुश करना और गरमपंथियों पर सख्ती बनाए रखना। दिखाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीटें बढ़ाईं, पर असल ताकत कुछ नहीं दी। और इसमें वो विवादास्पद चीज भी थी। हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये एक बहुत ही खतरनाक कदम साबित हुआ आगे चलकर। इसने अलगाववाद को हवा दी। ये सुधार असल में खोखले थे। तो जब स्वदेशी आंदोलन ठंडा पड़ गया, सुधारों से निराशा हाथ लगी, तो फिर क्या हुआ? यहीं से वो क्रांतिकारी रास्ते की तरफ मुड़े। बिल्कुल। कई नौजवानों को लगा कि अब शांति से कुछ नहीं होगा। नेताओं पर से भी उनका भरोसा उठ रहा था। सरकारी दमन भी बढ़ रहा था। इसी हताशा से क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला दौर शुरू हुआ, करीब 1907 से 1917 तक। अच्छा, ये कौन लोग थे? क्या करना चाहते थे? ये ज्यादातर युवा थे, जो रूस के निहिलिस्टों और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों से प्रेरित थे। इनका जोर था व्यक्तिगत बहादुरी के कामों पर। जैसे अंग्रेज अफसरों की हत्या करना, जो बहुत अलोकप्रिय हों, या फिर आंदोलन के लिए पैसा जुटाने के लिए डाके डालना, जिसे वो स्वदेशी डकैती कहते थे। मकसद था शासकों में खौफ पैदा करना और आम लोगों को प्रेरित करना। और ये गतिविधियां कहाँ हुई? और बंगाल में तो बहुत सक्रिय थीं। अनुशीलन समिति, युगांतर मैगजीन, फिर वो किंग्स फोर्ट को मारने की कोशिश हुई, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। अलीपुर बम कांड हुआ, हाँ, जिसमें अरविंदो घोष भी फंसे थे, पर बरी हो गए। बिल्कुल। फिर दिल्ली में वायसरॉय होर्डिंग पे बम फेंका गया। महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं ने रैंड को मारा। सावरकर बंधुओं ने अभिनव भारत बनाया।
पंजाब में भी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह सक्रिय थे। और विदेश में भी तो काफी कुछ चल रहा था। हाँ, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस था, जहां मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को मारा। पेरिस में मैडम भीकाजी कामा थी। फिर अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी बनी। गदर पार्टी, लाला हरदयाल और वो सब। हाँ, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, ज्यादातर प्रवासी सिख, किसान और फौजी थे इसमें। इनका तो मकसद ही क्रांति लाना था। फिर वो कोमागाटा मारू वाला कांड हुआ 1914 में, उसने आग में घी का काम किया। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। उन्होंने 1915 में एक बड़े विद्रोह की योजना भी बनाई थी, लेकिन वो मुखबिरी की वजह से फेल हो गई। सरकार ने फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाकर बहुत सख्ती से इन सबको कुचला। तो क्या इन क्रांतिकारी गतिविधियों का कोई ठोस नतीजा निकला? देखिए, तुरंत आजादी तो नहीं मिली, लेकिन इन्होंने बलिदान और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने लोगों को, खासकर नौजवानों को, बहुत प्रेरित किया, संघर्ष का जज्बा बनाए रखा। और फिर आ गया पहला विश्व युद्ध 1914 में। उस समय भारत में क्या माहौल था, राष्ट्रवादियों ने क्या रुख अपनाया? मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। नरमपंथी और तिलक जैसे कुछ गरमपंथी भी इस उम्मीद में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे कि शायद युद्ध के बाद वो हमें स्वशासन देंगे। अच्छा, ये सोच थी। हाँ, लेकिन जो क्रांतिकारी थे वो इसे एक मौके की तरह देख रहे थे कि ब्रिटेन फंसा हुआ है तो उस पर चोट की जाए। इसी बीच वो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ है ना, 1916 में। बिल्कुल। एक तरफ युद्ध चल रहा था, मॉर्ले मिंटो सुधारों से निराशा थी, तो एक नए तरह के राजनीतिक दबाव की जरूरत महसूस हो रही थी। तिलक जेल से छूटकर आ चुके थे, एनी बेसेंट भी सक्रिय थी। तो ये होम रूल लीग किसने शुरू की, तिलक ने या बेसेंट ने? दोनों ने की, पर अलग अलग। तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरू की, जिसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बाकी भारत के लिए शुरू की। और मकसद क्या था इनका? मकसद था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही होम रूल यानी स्वशासन हासिल करना, आयरलैंड के होम रूल आंदोलन जैसा। इन्होंने काम कैसे किया? इनका तरीका था राजनीतिक शिक्षा देना, लोगों को जागरूक करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लाइब्रेरी खोलना, अखबार निकालना, पर्चे बांटना। इसमें बहुत से बड़े नेता जुड़े, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना, सियारदास। अच्छा, जिन्ना भी थे इसमें? हाँ, शुरुआत में थे। इस आंदोलन ने एक तरह से राजनीति को अभिजात्य वर्ग से निकालकर आम लोगों तक, छोटे शहरों और कुछ हद तक गांवों तक पहुंचाया। लेकिन ये आंदोलन भी शायद ज्यादा लंबा नहीं चला। हाँ, 1919 आते आते ये धीमा पड़ गया। कई कारण थे। दोनों लीग में तालमेल की थोड़ी कमी थी, कुछ जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए, सरकार ने दमन भी किया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी थी। ओहो। फिर मॉन्टेग्यू की घोषणा आई 1917 में, जिससे कुछ नरमपंथी शांत हो गए। तिलक एक केस के सिलसिले में विदेश चले गए। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी का उदय हो रहा था एक नए तरह के जन आंदोलन के साथ। लेकिन फिर भी होम रूल आंदोलन का कोई महत्व तो रहा होगा। बिल्कुल। इसने देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई, राष्ट्रवादी नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार की और आने वाले गांधीवादी आंदोलनों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। इसी दौरान 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो भी काफी अहम था। हाँ, बहुत अहम। उसमें दो बड़ी बातें हुई। एक तो जो सूरत में फूट पड़ी थी वो खत्म हुई, गरम दल वाले वापस कांग्रेस में आ गए। अच्छा, एकता हो गई। हाँ, और दूसरी बड़ी बात थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। दोनों ने मिलकर सरकार के सामने संवैधानिक सुधारों की मांगें रखी। लेकिन इसी पैक्ट में कांग्रेस ने लीग की वो मांग मान ली थी, पृथक निर्वाचन मंडल वाली। हाँ। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, शायद एकता बनाए रखने के लिए, लेकिन ये फैसला आगे चलकर बहुत विवादास्पद साबित हुआ और इसने कहीं न कहीं विभाजन की राजनीति को बल दिया। और फिर आपने जिक्र किया मॉन्टेग्यू घोषणा का, अगस्त 1917 में। वो क्या थी? वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान था। इसमें पहली बार कहा गया कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना है, यानी स्वशासन की तरफ एक कदम। हाँ, वादा तो यही था, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी और ये तय करने का अधिकार भी अंग्रेजों ने अपने पास ही रखा कि भारत इस उत्तरदायी सरकार के लिए कब और कितना तैयार है। तो भारतीयों को इसमें कई पेंच नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें तो 20वीं सदी का ये शुरुआती दौर उथल-पुथल भरा था। राष्ट्रवाद ने कई रूप बदले, नरम से गर्म, फिर क्रांतिकारी। बिल्कुल। संघर्ष के तरीके बदले, दायरे बढ़े, स्वदेशी, बहिष्कार, आत्मशक्ति, होम रूल जैसे नए विचार और रणनीतियां सामने आईं। इसने भविष्य के जो बड़े जन आंदोलन होने थे उनकी नींव रखी। हाँ, इसने संघर्ष को एक नई तेजी दी, नेतृत्व की एक नई कतार खड़ी की
और कह सकते हैं कि गांधी जी के आने से पहले का जो मंच था